हेलो दोस्तों। आज हम ड्राफ्टिंग के बारे में सीखेंगे क्योंकि एज ए न्यू एडवोकेट आपको कई संघर्ष का सामना करना पड़ता है। पैसा कमाने की नई नई टेक्निक्स ढूंढनी पड़ती है और अगर आप ड्राफ्टिंग सीख जाते हैं तो आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं और इस फील्ड में अपना दबदबा बना सकते हैं। समय के साथ साथ हालांकि ड्राफ्टिंग सीखी जा सकती है, लेकिन अगर सीखने का सही ढंग हो तो इसे समय से पहले भी सीखा जा सकता है। और ड्राफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो सारे वकील को, जो नए वकील होते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किल काम लगता है। जो पुराने वकील होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनके पास समय की कमी होती है जिसके कारण वो जूनियर्स को सिखा नहीं पाते हैं। तो आज हम ड्राफ्टिंग सीखेंगे। लीगल ड्राफ्टिंग के कुछ तत्व हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक है, और अगर आप इन सभी चीज़ों को जान लेते हैं तो मान लीजिए आप बहुत ही अच्छी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ड्राफ्टिंग एक स्किल है, लेकिन ड्राफ्टिंग एक स्किल के साथ साथ उसमें कुछ तत्व होते हैं जिन पर उस स्किल को ढाला जाए तो बेहतर ड्राफ्टिंग होती है। और यदि ड्राफ्टिंग अच्छी होगी तो आर्गुमेंट्स की ज़रूरत कम से कम होगी और रिलीफ की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी अच्छी ड्राफ्टिंग को पढ़कर ही ऑनरेबल जजेस कोर्ट में आकर बैठते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राफ्टिंग के तत्व क्या क्या हो सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग के तत्व में पहला तत्व आप कुछ मान सकते हो मैनर्स हैं, फॉर्मेट्स है, फैक्ट है, डिफेंस है एंड प्रेयर्स है। और जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो बेसिस ऑफ द केसेस क्या है, किसी व्यक्ति ने जब कोई केस किया है तो उसका बेसिस क्या है, या आप कोई केस करने जा रहे हैं तो उसका बेसिस क्या है। और तब आप आते हैं पॉइंट ऑफ द लॉ। और यहाँ पर जब हम पॉइंट ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो वह बेल और डिस्चार्ज में नहीं। जब पॉइंट ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो रीट पिटिशन या क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन की बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ लॉ की बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आती है, लोअर कोर्ट में ये नहीं होती है, क्योंकि पॉइंट ऑफ लॉ के आधार पर किसी चीज़ को रिजेक्ट किया गया है तब हम उसे पॉइंट ऑफ लॉ के सहारे प्रूफ कर सकते हैं कि वह गलत है। और बैड इन द आई ऑफ लॉ यानी कानून की नज़र में बुरा है। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और तब हम आते हैं कि डिफेंस पर आते हैं कि डिफेंस क्या है। और हम यदि इनोसेंट है तो हमारा डिफेंस क्या है, हम किस ढंग से अपने एक्यूज्ड नहीं हो सकते हैं या एक्यूज्ड बनाए गए हैं लेकिन हम इनोसेंट हैं। इन सारी चीज़ों को आपको बताना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनर्स की। यहाँ पर मैनर्स के कुछ तत्व है जिसको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर कोई फाइल रिजेक्ट होती है या अप्रूव्ड होती है, अलाउड होती है, इसको ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले मैनर्स पे आते हैं कि मैनर्स क्या है। जब आप कोई ड्राफ्ट करते हैं तो ड्राफ्टिंग को कोर्ट में हैंड राइटिंग तो जमा नहीं कर सकते, हैंड रिटन तो जमा नहीं कर सकते, क्योंकि हैंड रिटन अलाउड भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता था कि कंप्यूटर्स होते थे, उनका प्रचलन नहीं था, कंप्यूटर्स का प्रचलन नहीं था, टाइप राइटर्स होते थे, तब उनके सहारे वो सबमिट किया जाता था। तो सबसे पहले उसका कुछ पेपर होना चाहिए। पेपर क्या होना चाहिए, पहले लीगल साइज़ के पेपर अलाउड थे, किंतु अब स्टैंडर्ड साइज A4 साइज पेपर यूज़ होने लग गया। लेकिन यहाँ पर हम क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे हैं। यदि हम दूसरे केसेस पर जाएँ जैसे ट्रिब्यूनल में, तो वहाँ भी कई लीगल साइज़ के पेपर यूज़ होते हैं। और यहाँ देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग साइज़ के पेपर का प्रचलन है। तथा यह भी होता है कि इसको वन साइड प्रिंटिंग होनी चाहिए। पेपर बचाने के लिए ड्यूल साइज प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उसका मार्जिन 1.5 इंच दोनों तरफ में होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ में। इस चीज़ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और लाइनिंग स्पेस की बात करें तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यह भी देखा जाता है कि अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग प्रचलन होता है, लेकिन सामान्य तौर पर यह ही साइज़ यूज़ किया जाता है। और फ़ॉन्ट्स की बात करें तो यहाँ पर रोमन फ़ॉन्ट है, न्यू रोमन टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट्स होता है स्टैंडर्ड साइज़ का, वही होता है जिसकी साइज़ होती है 13 से 14 स्टैंडर्ड। लेकिन यह लोअर कोर्ट में वैसे भी हिंदी में सबमिट किया जाता है तो इसकी इतनी मान्यता नहीं होती। हाँ, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में सबमिट किया जाता है। तब यह बात आती है कि ड्राफ्टिंग हिंदी में की जा सकती है। हाई कोर्ट में तो नहीं, किंतु लोअर कोर्ट्स में तो ड्राफ्टिंग हिंदी में ही की जाती है। तथा अब हाई कोर्ट में भी कई
हिंदी में भी एक्सेप्ट करने लग गए ड्राफ्टिंग, क्योंकि इसका एक रेफरेंस है कि पटना के एक लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में ड्राफ्ट फाइल किया था, जिसे रजिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था, किंतु बाद में बेंच के सामने रिक्वेस्ट करने पर बेंच ने उसे अलाउड किया था। तो आप को ये बता दिया जाए कि ड्राफ्टिंग हिंदी में भी आप कर सकते हैं, और यदि आप इंग्लिश में ड्राफ्ट नहीं करना चाहते तो आप हिंदी में आराम से ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो मैनर्स में आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो मैनर्स पर यदि कोई गड़बड़ी होती है तो रजिस्ट्री या लोअर कोर्ट उस पर डिफेक्ट लगा सकते हैं। हाई कोर्ट में रजिस्ट्री डिफेक्ट लगा सकती है। डिफेक्ट की और बहुत सारे पॉइंट आते हैं, किंतु मैनर्स में भी एक इम्पोर्टेंट है जहाँ पर यह डिफेक्ट लग सकता है। अब दूसरी चीज़ आती है फॉर्मेट की, कि फॉर्मेट क्या होता है। कोड का जो फॉर्मेट है वह क्या होता है। फॉर्मेट में सबसे पहले नोमेनक्लेचर आता है। नोमेनक्लेचर जैसे कि हम लिखते हैं कि इन द कोर्ट ऑफ यदि मैं लिखूंगा कि टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जोधपुर, यदि आप मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है तो आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम लिखेंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, एंड हाई कोर्ट में होंगे तो हाई कोर्ट लिखेंगे, टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो यह सबसे पहले नोमेनक्लेचर होता है। फिर दूसरा यह होता है कि सेक्शंस क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप बेल पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो उसके अंदर सेक्शंस देखने होते हैं। इसके बजाय आता है कि टाइटल, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एंटिसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत के लिए फाइल किया है एप्लीकेशन, तो सिविल कोर्ट में टाइटल की जगह अलग अलग होती है, इसे निर्धारित किया जाता है। और टाइटल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फाइल के लिए। और ठीक है, उसके नीचे आते हैं हम सब्जेक्ट के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बेल अग्रिम जमानत फाइल की है तो उस बेल को लिखना होगा आपको, एंटिसिपेटरी बेल। और यदि आपने कोई रेगुलर बेल ली है तो आपको रेगुलर बेल लिखना होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में हम डिटेल में आगे देखेंगे। इसके बाद आता है इंडेक्स, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स, कोई डॉक्यूमेंट एंड पेज नंबर आते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ड्राफ्टिंग में बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, हम इस सारी ड्राफ्टिंग को एक वीडियो में न समझकर हम इसको लंबे तौर पर समझेंगे, कि जिसे आप डिटेलिंग से समझ सकें और एक जूनियर एडवोकेट भी आसानी से लीगल ड्राफ्टिंग कर सकें। और ड्राफ्टिंग एक स्किल है जिसको आपको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। हम बाकी की लीगल ड्राफ्टिंग को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये एक लीगल थ्योरी थी। अब आगे के वीडियो में देखेंगे कि आप ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।